Assalamualaikum. Welcome to Alpine Academy. Chemistry for class 9th and metrics in textbook board Jamshoro. Chapter number 5 chemical bonding part 3. पार्ट 1 और 2 हम हमारी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. पार्ट 3 में जो हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे वो हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, मेटलिक बॉन्डिंग इन सोडियम, मेटलिक बॉन्डिंग इन आयरन एंड कॉपर, एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ इंट्रा molecular forces, intermolecular forces, dispersion forces, dipole forces, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इसके बाद लास्ट में हम एक्सरसाइज को भी डिस्कस करेंगे. कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड. जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है वो भी एक स्पेशल किस्म का, एक स्पेशल टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड है जिसके अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्म करते हैं एक एटम की सप्लाई की तरफ से, यानी कि एक ही एटम अपना पेयर देगा या लोन पेयर देगा और बॉन्ड फॉर्म करेगा. वो एटम जो कि अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है या लोन पेयर देता है इलेक्ट्रॉन्स का, उसे हम डोनर कहते हैं क्योंकि वो डोनेट कर रहा है अपना एक पेयर, और उसके बाद जो अपना एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसे हम एक्सेप्टर कहते हैं. ऐसे रिएक्शंस को हम ज्यादातर एक स्मॉल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं या डिनोट करते हैं, जिसके अंदर जो हेड है वो एरो पॉइंट कर रहा है एक्सेप्टर की तरफ, जो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहा है उस एटम की तरफ एरो अपना डायरेक्शन शो करेगा. जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर डोनेट कर रहा है या वो एटम जिसके पास लोन पेयर है उसे हम लोन पेयर कहेंगे, यानी कि जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रखता है अपने पास, जैसे कि जो डोनर होता है वो जिन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास रखता है उसे हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं. ऐसे बॉन्ड को हम डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है या डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं. इसके हम पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जब अमोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है अमोनिया से और हाइड्रोजन क्लोराइड से अमोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है. जो नाइट्रोजन एटम होता है अमोनिया के अंदर NH3 के अंदर, वो नाइट्रोजन एटम, यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन है ये नाइट्रोजन एटम एक्ट करता है एज अ डोनर, यानी कि वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है हाइड्रोजन को और हाइड्रोजन आयन फॉर्म करता है. हाइड्रोजन आयन क्लोराइड एक्सेप्ट करता है और अमोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है जो कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर होती है. अब हम इसकी नेक्स्ट एग्जांपल पे आ जाते हैं कि जिसके अंदर हम हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन करेंगे, जिसके H3O. हाइड्रोनियम आयन को हम रिप्रेजेंट करते हैं H3O से. इसके बाद हाइड्रोनियम आयन को जो हम प्रिपेयर करेंगे वो होगा वाटर जो कि डोनर है, और इसके अलावा हाइड्रोजन आयन जो कि एक्सेप्टर है. जब हाइड्रोजन आयन और वाटर मिलते हैं, यानी कि जब ऑक्सीजन अपना एक लोन पेयर डोनेट करता है हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन एक्सेप्टर के तौर पे वर्क करते हैं और ऑक्सीजन डोनर के तौर पर. जब ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू ही कंबाइन होते हैं और हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करते हैं. कोवेलेंट बॉन्ड वर्सेस कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड. यहाँ पर हम कंपैरिजन कर रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के बीच में. आप बुक पेज नंबर 88 पर देख सकते हैं आपकी किताब के अंदर जो डिफरेंशिएशंस दी गई हैं, वो डिफरेंशिएशन और ये डिफरेंशिएशन तकरीबन सेम है, और वो डिफरेंशिएशंस हम हमारी इस प्रेजेंटेशन में आपको प्रेजेंट कर देंगे. लेकिन आप अगर चाहें तो हम आपके लिए यहाँ पर कुछ डिफरेंट पॉइंट्स और कुछ डिफरेंट कीज लाए हैं जो कि नेसेसरी हैं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड. पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ते जाएंगे और डिस्कस करते जाएंगे. सबसे पहले आ जाते हैं फर्स्ट पॉइंट पे. A covalent bond is a type of chemical bond that is formed when two atoms share their unpaired electrons with each other. यहाँ पर लिखा हुआ है कोवेलेंट बॉन्ड्स एक ऐसी टाइप का बॉन्ड है जिसके अंदर दो एटम्स अपने शेयर्ड पेयर को शेयर करते हैं अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे के साथ. और इसके अलावा
कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में लिखा हुआ है अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ बॉन्ड that is formed due to the donation of lone pair या lone electron pair by one atom to another। जैसे हम पीछे पढ़ चुके हैं, एक एटम दूसरे एटम को अपना कंप्लीट लोन पेयर डोनेट कर देगा, ऐसी डोनेशन को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। इसके बाद हम आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट में कह रहे हैं टू एटम्स डोनेट एन इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि दोनों एटम्स की तरफ से इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे। जैसे कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बॉन्ड के अंदर इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर ये कह रहे हैं ओनली वन एटम डोनेट्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि कोई भी एक एटम अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। या तो ये एटम अपना डोनेट करेगा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर ये एटम। जिस एटम के पास कम इलेक्ट्रॉन होंगे वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाले से डोनेट अपने एक्सेप्ट कर लेगा इलेक्ट्रॉन्स, और वो जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन होंगे वो डोनेट कर देगा। देयर शुड बी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। लेकिन जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है इसके अंदर कह रहे हैं देयर शुड बी नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहना चाहिए, सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, सारे एक दूसरे के साथ पेयर होने चाहिए। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं किसी बॉन्ड के अंदर तो उसे हम कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे, और जिसके अंदर नहीं रहते सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वैसे बॉन्ड को हम कहेंगे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। एम्प्टी ऑर्बिटल्स आर नॉट रिक्वायर्ड, यानी कि जो एक्स्ट्रा ऑर्बिटल्स हैं जो खाली हैं वो रिक्वायर्ड हरगिज नहीं है। यहाँ पर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर कह रहे हैं एम्प्टी ऑर्बिटल्स should be present in the electron deficient species, यानी कि एम्प्टी ऑर्बिटल्स होने चाहिए इलेक्ट्रॉन के अंदर ताकि स्पीशीज में डिफरेंशिएट कर सके। यानी कि अगर एक किसी ग्रुप के एलिमेंट्स दूसरे किसी ग्रुप के एलिमेंट्स को डोनेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएंगी, जिसकी वजह से शेल्स की रिक्वायरमेंट भी इंक्रीज हो जाएगी। अब हम आ जाते हैं फिफ्थ पॉइंट पर। फिफ्थ पॉइंट में ही हमें कह रहे हैं लोन इलेक्ट्रॉन पेयर आर नॉट रिक्वायर्ड, यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो कि लोन इलेक्ट्रॉन पेयर है वो रिक्वायर्ड नहीं है। एटलीस्ट वन लोन पेयर शुड बी प्रेजेंट इन वन ऑफ ईच एटम, दोनों एटम में से किसी एक एटम के पास एक लोन पेयर होना चाहिए, क्योंकि एक एटम अगर ये दो एटम्स हैं और ये दोनों शेयरिंग कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग बना रहे हैं, तो इस बॉन्डिंग के अंदर कोई एक एटम अपना लोन पेयर दूसरे एटम को देगा। अगर किसी भी एक के पास नहीं होंगे तो कैसे शेयरिंग होगी, तो इसलिए लोन पेयर रिक्वायर्ड है, जबकि कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर लोन पेयर की रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि लोन पेयर हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। Can be polar or non-polar according to the electronegativity difference of two atoms, यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर बॉन्ड पोलर भी हो सकता है या फिर नॉन पोलर भी हो सकता है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। जबकि यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स के अंदर कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी वो पोलर बॉन्ड्स होंगे, यानी कि जो बॉन्ड बन जाएंगे, जो कंपाउंड बन जाएगा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड से वो कंप्लीटली पोलर होगा। मेटलिक बॉन्डिंग, हमने कोवेलेंट बॉन्डिंग में ये नोटिस किया है कि जो नॉन मेटल्स हैं उनके अंदर ज्यादा नंबर होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के, कि वो कंबाइन हो सके और फॉर्म कर सके ज्यादा मॉलिक्यूल्स शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स के थ्रू एक दूसरे के साथ। जैसे कि एक एग्जांपल है, जब क्लोरीन एटम शेयर करता है एक इलेक्ट्रॉन पेयर तो क्लोरीन डायटोमिक फॉर्म में फॉर्म होता है या क्लोरीन का मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, जबकि ज्यादातर मेटल एटम के अंदर 4 से कम वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ज्यादातर मेटल्स के अंदर 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं जो कि वैलेंस शेल में पाए जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन किसी पार्टिकुलर एटम के अंदर सिर्फ नहीं होते बल्कि
फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, या जो हमारे पास वैलेंस शेल्स होते हैं उनके अंदर फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस फॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से मेटल्स की डेफिनेशन हम इस तरह से लिखते हैं, a substance consisting of positively charged ions fixed in a crystal lattice with negatively charged electrons moving freely through the crystal। यानी कि पॉजिटिवली चार्ज्ड आइंस होते हैं, जो एटम्स होते हैं मेटल के अंदर, वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं, आइंस होते हैं, क्रिस्टल लैटिस यानी कि एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर के अंदर होते हैं, इनके अंदर डिफरेंशिएशन नहीं होती स्ट्रक्चर की, यानी कि ये एक ही सिमेट्री के अंदर होंगे, इनकी स्ट्रक्चर में डिफरेंशिएशन नहीं होंगी। नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके अंदर, जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं और ये फ्रीली मूव कर रहे होते हैं क्रिस्टल के अंदर, यानी कि एटम अगर इस तरह से बना हुआ है तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ इजीली जंप कर रहा होगा, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के अंदर इजीली जंप कर रहा होगा, क्योंकि वो फ्रीली मूविंग होते हैं, फिक्स जगह पर नहीं होते, इसी की वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट कर पाते हैं। और इसी की वजह से ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक कोहेसिव फोर्स के थ्रू या एक कोहेसिव फोर्स की टाइप में वर्क करते हैं और मेटलिक बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं या मेटलिक बॉन्ड बनाते हैं, जिसकी वजह से एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। मेटलिक बॉन्ड की बेसिकली डेफिनेशन ये है कि combination of electrostatic attraction between the electrons and the positive nuclei of atom. X-ray analysis reveals that metal particles are held together in a lattice of closely packed spheres। यानी कि बेसिकली जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई के बीच में, इसी को हम कहते हैं मेटलिक बॉन्डिंग। इसके बाद सेकेंड लाइन जो यहां से स्टार्ट हो रही है कि एक्सरेज एनालिसिस, यहां से ये बता रहे हैं कि एक्सरेज के थ्रू हमें ये पता चला कि जो मेटल्स हैं वो पैक्ड हैं एक दूसरे के साथ एक लैटिस की स्ट्रक्चर में और फॉर्म कर रहे हैं क्लोजली पैक्ड स्फीयर्स, जो कि एक दूसरे के साथ अटैच्ड है मेटल पार्टिकल्स मेटलिक बॉन्डिंग के थ्रू। एक्सरे से हमें ये मालूम हुआ। उसके बाद थर्ड पॉइंट यहाँ पे लिखी हुई, मेटल्स आर डक्टाइल, इजीली कन्वर्टेड इनटू वायर्स, थिन वायर्स एंड मैलिएबल, इजीली बेंट और नो हैमर्ड इनटू शीट्स। यानी कि जो मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल होते हैं, यानी कि वो वायर्स के अंदर चेंज हो सकते हैं इजीली, और इसके अलावा वो बेंड हो सकते हैं और अपनी शेप चेंज कर सकते हैं, और उन्हें हम शीट्स की फॉर्म में भी ला सकते हैं, शीट्स की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो मेटल्स की प्रॉपर्टीज हैं वो ये इंडिकेट करती हैं कि मेटल्स के अंदर फोर्स है जो कि एटम्स को एक दूसरे के साथ होल्ड कर रही है क्रिस्टल के अंदर, और ये एक अनयूजुअल बात है। मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं क्योंकि इनके अंदर फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं और एक एटम से दूसरे एटम में पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से ये गुड कंडक्टर है। अगर वो सॉलिड लिक्विड स्टेट के अंदर हो, अगर वो मेटल्स गैस स्टेट के अंदर हो तो वो गुड कंडक्टर नहीं है। वो शाइनी और लस्ट्रियस होते हैं, यानी कि इनके अंदर शाइन होती है कि वो कलर्स को रिफ्लेक्ट करते हैं, लस्ट्रियस यानी कि इनके अंदर लस्टर होता है। मेटल सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर के अंदर ज्यादातर, सिवाय मरकरी के। मरकरी जो कि हमारे थर्मामीटर्स में यूज होता है वो सॉलिड नहीं होता, मरकरी एक ओनली लिक्विड मेटल है, यानी कि मरकरी के अलावा कोई भी मेटल लिक्विड फॉर्म में नहीं होता। ये मिक्स हो सकते हैं मेटल्स या फिर नॉन मेटल्स के साथ, यानी कि मेटल्स जो है वो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के साथ मिक्स हो सकते हैं अलॉयज और दूसरी प्रॉपर्टीज फॉर्म करने के लिए। ये तमाम प्रॉपर्टीज जो मेटल्स के अंदर है ये इस वजह से है क्योंकि इनके अंदर मेटलिक बॉन्डिंग होती है, सिर्फ और सिर्फ मेटलिक बॉन्डिंग ही वजह है इनके अंदर इन तमाम प्रॉपर्टीज की। लास्ट पॉइंट है, the strength of metallic bond varies considerably among different metals, thus it is much stronger in iron than in sodium or potassium।
यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो मेटलिक बॉन्डिंग है वो डिफरेंट होती है डिफरेंट मेटल्स के अंदर, क्योंकि उनके अंदर जो मेटलिक कैरेक्टर होता है उसकी स्ट्रेंथ डिफरेंट होती है, यानी कि एक मेटल के अंदर ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटलिक कैरेक्टर होगा तो दूसरे के अंदर कम होगा। और इसी वजह से हम ये भी जानते हैं कि जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटलिक बॉन्डिंग है वो आयरन के अंदर है, सोडियम और पोटेशियम से भी ज्यादा। मेटलिक बॉन्डिंग इन सोडियम, सोडियम ग्रुप 1A से बिलोंग करता है जैसे कि हम सब जानते हैं, और सोडियम के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है हर एटम के अंदर। सोडियम क्रिस्टलाइज बॉडी में होता है या क्रिस्टलाइज शेप का होता है, क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि चारों तरफ से कॉर्नर्स होते हैं, क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है। और उसके बाद सोडियम जो होता है उसके एक सोडियम एटम के अंदर 8 नियरेस्ट नेबर्स होते हैं, यानी कि एक जो सोडियम का मॉलिक्यूल होता है, एक जो क्यूब होता है उसके अंदर 8 करीबी एटम्स उसे सराउंड किए हुए होते हैं। इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हमने पार्टिकुलर एटम के अंदर नहीं डिवाइड किया, बल्कि ये फ्री होते हैं, यानी कि हर इलेक्ट्रॉन जो होता है एटम्स के अंदर वो फ्रीली मूव कर रहा होता है एक क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर के अंदर एक एटम से दूसरे एटम में। इसके बाद इसकी वजह से बहुत ही कम जो मेटल्स होते हैं, सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन्स एक जगह पर नहीं होते, फ्रीली मूव कर रहे होते हैं अपने ऑर्बिट्स के अंदर और एक शेल से दूसरे शेल के अंदर। तो इस वजह से वो सॉफ्ट होते हैं और इनकी कम मेल्टिंग पॉइंट होती है बाकी मेटल्स के मुकाबले में। मेटलिक बॉन्डिंग इन आयरन, आयरन के अंदर और कॉपर के अंदर मेटलिक बॉन्डिंग किस तरह से होती है? आयरन और कॉपर बाकी मेटल्स के मुकाबले में हार्ड होते हैं और इनकी हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होती हैं, क्योंकि इनके जो मेटल्स होते हैं इनके अंदर इनकम्प्लीट वैलेंस शेल्स होते हैं। इनके वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटेड नहीं होते, वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं होती, जिसकी वजह से और एटम्स इनके साथ बॉन्डिंग करते हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग करते हैं, और क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर के अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग होने की वजह से ये एटम्स पूरे हार्ड होते हैं और इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते और इनकी हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होती हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, जैसे कि हम सब जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो कि मेटल के अंदर होते हैं वो फ्री टू मूव होते हैं, यानी कि एक एटम से दूसरे एटम की तरफ इजीली जा सकते हैं। ज्यादातर गुड कंडक्टर्स होते हैं मेटल्स, क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो सकता है, क्योंकि मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, एक एटम से दूसरे एटम में मूव कर सकते हैं। जब मेटल को हीट किया जाता है तो जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स है यानी कि जो फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और ट्रांसफर करते हैं दूसरे एटम की तरफ, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन के या जो एटम है उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी और हीट ट्रांसफर होती रहती है। इसी वजह से इन्हें गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी कहा जाता है। जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहुत ही इजीली लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं जो कि उनके ऊपर फॉल होती है और इसे हायर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट करवा देते हैं, यानी कि लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके लोअर एनर्जी लेवल वाले इलेक्ट्रॉन को हायर एनर्जी लेवल में शिफ्ट कर देते हैं। जब हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन वापसी फॉल होता है, फॉल बैक होता है लोअर एनर्जी लेवल में, तो उनके ओरिजिनल पोजीशन पे फॉल होता है और वहां पर वो एनर्जी को रेडिएट करता है, एनर्जी को बाहर निकालता है और फॉल होता है। इसी वजह से मेटलिक लस्टर प्रोड्यूस होता है। मेटलिक जो है वो ऐसी सरफेस बन जाती है जिससे लाइट फॉल बैक होती है या फिर हम कहें रेडिएट होती है, ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा लस्टर बन जाता है। इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस या वंडरवॉल फोर्सेस, इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस ऐसी फोर्सेस होती हैं जो कि एटम्स को एक दूसरे के साथ जोड़कर रखती हैं मॉलिक्यूल की फॉर्म में या क्रिस्टल की फॉर्म में। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं वाटर की, वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं और इसके अलावा एक ऑक्सीजन एटम होता है जो कि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स के थ्रू। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड ज्वाइंट होते हैं या एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। ये एक एग्जांपल है इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस की, यानी कि मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम एटम के साथ जुड़ा हुआ हो उसे हम कहेंगे इंट्रामोलिकुलर फोर्स। अब आ जाते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पर।
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऐसी अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं दो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के बीच में या दो ऐसे मॉलिक्यूल्स के बीच में जो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे। ये एक ऐसी फोर्स है जो कि इन दोनों मॉलिक्यूल्स को एक साथ जोड़े रखती है एक सर्टेन टेम्परेचर या एक गिवन टेम्परेचर पे, यानी कि टेम्परेचर के चेंज पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ब्रेक हो सकती है, लेकिन वैसे जनरली वो इसे हेल्ड टुगेदर रखती है, एक साथ रखती है दो मॉलिक्यूल्स को। ये अट्रैक्टिव फोर्सेस न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स को जोड़े रखती है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है और इन्हें वंडर वॉल्स फोर्सेस बोला जाता है। इनका ये नाम एक डच फिजिस्ट के बाद रखा गया जिन्होंने सबसे पहले इसे डिस्क्राइब किया था। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की तीन टाइप्स हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस की तीन टाइप्स हैं, डिस्पर्जन फोर्सेस, डायपोल डायपोल फोर्सेस एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ज्यादातर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस से वीक होती हैं। अब हम आ जाते हैं डिस्पर्जन फोर्सेस पर, या जिन्हें हम लंदन फोर्सेस भी कहते हैं। तमाम पार्टिकल्स, चाहे वो इंडिविजुअल एटम हो, आइंस हो, मॉलिक्यूल्स हो या कोई भी एटम हो, वो डिस्पर्जन फोर्सेस को एक्सपीरियंस जरूर करता है, जिसकी वजह से उसके अंदर या उसके इलेक्ट्रॉन्स के अंदर मोशन प्रोड्यूस होती है एटम के में। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं नोबल गैसेस की, जैसे कि हीलियम या फिर नियॉन, आर्गन, ETC। ये तमाम एग्जांपल्स हैं नोबल गैसेस की जिनके अंदर डिस्पर्जन फोर्सेस फील होती है। हम एग्जामाइन करते हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस को नियॉन के अंदर। सबसे पहले हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स के अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ नियॉन, यानी कि यहाँ पर हमने 10 इलेक्ट्रॉन्स को सेपरेट कर दिया। जो माइनस या नेगेटिव साइन है वो नियॉन के 10 एटम्स को शो करिए, 10 इलेक्ट्रॉन्स को शो करिए जो कि वैलेंस शेल में स्प्रेड है। जब ये तीनों ये एक एटम हम इस एटम के करीब लेकर आते हैं तो दोनों एटम में से जो इस साइड वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और इस साइड वाले इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव को हमेशा रिपेल करेगा। तो दोनों जब एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो वो डिस्पर्स हो जाएंगे, जो हमारे पास नेगेटिव साइंस है वो डिस्पर्स हो जाएंगी। पोलराइजेशन हर मॉलिक्यूल के अंदर हो जाएगी, जिसकी वजह से टेम्परेरी डायपोल्स बन जाएंगे जो कि वीक अट्रैक्शन प्रोड्यूस करेंगे दोनों मॉलिक्यूल्स के अंदर। ये जो डायपोल बन जाएंगे इन दोनों के बीच में, ये डायपोल और ये डायपोल, ये दोनों के बीच में अट्रैक्शन को रिड्यूस करेगा। कैसे अट्रैक्शन को रिड्यूस करेगा? जब नेगेटिव और नेगेटिव दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो कैसे अट्रैक्शन होगी? तो ये डायपोल्स टेम्परेरीली बनेंगे और अट्रैक्शन को रिड्यूस करेंगे, और इसी को हम कहते हैं डिस्पर्जन फोर्सेस या लंदन फोर्सेस। और इनके ऊपर ये लंदन फोर्सेस नाम पड़ा था, एक फ्रिट्ज साइंटिस्ट थे, फ्रिट्ज लंदन उनका नाम था, जिन्होंने सबसे पहले इन फोर्सेस को आइडेंटिफाई किया था 1930 में, और उन्हीं साइंटिस्ट की वजह से इनका नाम लंदन फोर्सेस भी रखा गया। ये अट्रैक्शन फोर्सेस जो है वो स्ट्रांग होती हैं, इनके अंदर पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे के साथ क्लोजली राइप्ड होते हैं या बहुत ही इजीली जुड़े हुए होते हैं और बहुत ही इजीली टूट भी सकते हैं जब हम उन्हें जुदा करें या अलहदा करें। डिस्पर्जन फोर्सेस की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई मैं आपके लिए रीड कर देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ। Thus dispersion forces और London forces are the weak attractive forces, यानी कि ये वीक होती है जैसे हमने पढ़ा। Temporarily polarized atoms और molecules, टेम्पररली पोलराइज होती है, यानी कि ये पोल इसका नेगेटिव होगा टेम्पररली और ये पॉजिटिव, और यहाँ पर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव होगा टेम्पररली, यानी कि ये परमानेंट नहीं है ये चेंजेस। उसके बाद आ जाता है caused by the varying position of the electrons during their motion about the nuclei, यानी कि ये जो चेंज आ रहा है वो इलेक्ट्रॉन की जो रोटेशन हो रही है, जो वैलेंस शेल्स के अंदर जो रोटेशन हो रही है इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के अराउंड, उस वजह से इनके अंदर चेंज आ रहा है। नीचे लिखा हुआ है लंदन फोर्सेस आर जनरली स्मॉल एज देयर एनर्जीज इज रेंज फ्रॉम 1 to 10 किलोजूल पर मोल, यानी कि लंदन फोर्सेस बहुत ही कम होती हैं, जिसकी वजह से इनकी जो एनर्जी को हम मेजर करते हैं वो 1 से 10 किलोजूल पर मोल के यूनिट में मेजर करते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं डायपोल डायपोल फोर्सेस पर।
डायपोल डायपोल फोर्सेस ऐसी फोर्सेस हैं जो कि दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में होती हैं। ये डायपोल मूवमेंट्स को पोजेस करती हैं, यानी कि डायपोल मूवमेंट्स बढ़ाती हैं। डायपोल फोर्सेस की डेफिनेशन ये है कि A dipole-dipole force is an attractive intermolecular force, यानी कि एक dipole-dipole force एक attractive intermolecular force होती है, यानी कि दो molecules के बीच में force होती है, एक molecule की दूसरे molecule के साथ force होती है, resulting from the interaction of the positive end of one molecule, यानी कि एक molecule के पॉजिटिव एंड से दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड की इंटरेक्शन से बनती है, जो कि यानी कि ये नेगेटिव एंड ये पॉजिटिव एंड के साथ इंटरेक्ट हो रहा है, फिर ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ इंटरेक्ट हो रहा है, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ, फिर ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ। तो ये इंटरेक्शन है पॉजिटिव की नेगेटिव के साथ। Dipole-dipole forces are generally stronger than dispersion forces. Dipole-dipole forces ज़्यादातर dispersion forces से स्ट्रॉन्ग होती हैं, इनसे ज़्यादा ताकत रखती हैं, इनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, वीक नहीं होती, मतलब इजीली नहीं टूटती। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल पर आ जाते हैं हम HCl की फॉर्मेशन पर। जब HCl के अंदर यानी कि HCl के अंदर जब क्लोरीन जिसकी ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है हाइड्रोजन से और पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्लोरीन रखता है और हाइड्रोजन जो है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रखता है अपने ऊपर, तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव जो है वो परमानेंट डायपोल मोमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन और पार्शियल नेगेटिव क्लोरीन परमानेंट डायपोल मोमेंट पोजेस करते हैं, बनाते हैं। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है पॉजिटिव और नेगेटिव एंड के बीच में हाइड्रोजन और क्लोरीन के, वो नेगेटिव ये दोनों इन दोनों को इंटरेक्ट करवाती है, अट्रैक्ट करवाती है, लेकिन ये फोर्सेस जो हैं वो डिस्पर्जन फोर्सेस से ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं और जिसकी वजह से पोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो बॉयल होता है -85 डिग्री सेंटीग्रेड पे, लेकिन जो नॉन पोलर है वो बॉयल होता है -188 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जिसकी वजह से कुछ मॉलिक्यूल्स जिनका वेट होता है 36.46 AMU HCl और कुछ मॉलिक्यूल्स का होता है 38 AMU F2। अब हम आ जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर। जब नॉन मेटल्स जिनकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जैसे कि फ्रांसियम है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब जब हाइड्रोजन के साथ लिंक करते हैं तो ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बनाते हैं पॉजिटिव और हाइड्रोजन के और दूसरे मॉलिक्यूल के, जो कि जैसे कि नेगेटिव ऑक्सीजन या फिर नेगेटिव फ्लोरीन या फिर दूसरे कोई भी एटम्स हो, इनके बीच में अट्रैक्शन बनाते हैं। इस फोर्स को हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और दो मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के साथ जोड़े रखता है और बड़े बड़े क्लस्टर्स की फॉर्म में जोड़े रखता है, जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल H2O। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं और फिर दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होते हैं तो एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ जो बाइंड होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू बाइंड होता है। इसके अलावा अमोनिया भी हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे के साथ बाइंड होता है। ये अट्रैक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में यानी कि पॉजिटिव हाइड्रोजन और नेगेटिव ऑक्सीजन या फिर फ्लोरीन के बीच में जो अट्रैक्शन होती है उसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। इस अट्रैक्शन को हाइड्रोजन बॉन्ड या इसे अट्रैक्शन भी कहा जाता है और 5% से 10% इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो कोवेलेंट बॉन्ड होती है। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो इसे हम डिनोट करते हैं डॉटेड लाइन से, यानी कि स्मॉल डॉट्स होते हैं जिनसे हम इसे डोनेट करते हैं 1 2 3 4 इस तरह से स्मॉल डॉट्स लगाए जाते हैं इसे डिनोट करने के लिए। इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो डिफरेंट वर्ड है बॉन्ड के बीच में, क्योंकि इसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो पॉजिटिव हाइड्रोजन और बाकी किसी भी नेगेटिव मॉलिक्यूल के बीच में होगी, मतलब पॉजिटिव हाइड्रोजन ही होगा और यही इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। दो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस के बीच में ये कॉमन है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और यही इस फोर्स के बीच में जो बॉन्ड है वो इनके बीच में एक कॉमन वर्ड है। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ डायपोल डायपोल इंटरेक्शन बनती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट इफेक्ट
प्रोड्यूस करता है प्रॉपर्टीज में वाटर की और आइस की। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है प्रोटीन्स के अंदर, न्यूक्लिक एसिड के अंदर। न्यूक्लिक एसिड्स भी प्रोटीन होते हैं जैसे कि हम जानते हैं, और इसके अलावा बहुत सारे प्रोसेसेस के अंदर, क्योंकि यही जो प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स हैं बहुत सारे प्रोसेसेस को रन करवाते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन शॉर्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। एक्सरसाइज, इस चैप्टर की एक्सरसाइज की जो की है मैंने आपके लिए रख दी है यहाँ पर। आप अपनी एक्सरसाइज अपनी बुक में सॉल्व करें और आंसर्स को यहाँ से टैली करें। अगर आप चाहते हैं कि हम आपका एक्सरसाइज को एक्सप्लेन करें तो हमें कमेंट सेक्शन में या फेसबुक पे इन्फॉर्म करें। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप पे इन्फॉर्म करके बता सकते हैं जो भी आपके क्वेश्चंस और क्यूरीज हैं। Thank you for watching our video. If you have any queries or questions, you can ask us on our email or on our contact number below. You can also contact us on our Facebook. Please do like, share and comment our video. Your opinions are very valuable in the comment section below.